हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। गाइस, टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं एनईपी 2020, जो दोस्तों रीट फरवरी में एग्ज़ाम है दोस्तों, प्राइमरी जूनियर का 27-28 फरवरी को। उसमें दोस्तों आपने देखा होगा इस बार सीडीपी में दोस्तों बाल विकास में एनईपी 2020 अब की जुड़ा हुआ है। मीन्स इससे पहले दोस्तों नहीं था, लेकिन नया टॉपिक जुड़ा हुआ है, जो दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो मौजूदा गवर्नमेंट है वहाँ पर है, सेंट्रल में भी है, वहाँ पर भी। अगर आप लोगों में से किसी ने नेट का पेपर दिया हो इस बार, अभी जो हुआ जल्दी में, जनवरी में, तो दोस्तों आप सभी ने देखा होगा उसमें क्या कहते हैं दोस्तों, एनईपी से 5-6 क्वेश्चन आए हैं। मीन्स एनईपी से 100% 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन या मिनिमम 3 क्वेश्चन आने हैं और मैक्सिमम 5 क्वेश्चन, इतना आप लोग देख लीजिएगा पेपर में 100%। क्योंकि एनईपी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू कर दिया है। मीन और ये अभी जुड़ा हुआ है और राजस्थान में मौजूदा गवर्नमेंट भी है, तो इससे क्वेश्चन आएंगे जरूर। तो दोस्तों क्लास को आइए स्टार्ट करते हैं हम सभी। तो एनईपी का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होता है दोस्तों, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। एक मिनट दोस्तों, कलर इसका मैं चेंज कर लेता हूँ। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति दोस्तों, नई शिक्षा नीति इसका दोस्तों नाम है, नई शिक्षा नीति। अब इसमें क्या है भाई, इसको देख लेते हैं दोस्तों। एनईपी जो 1986 में थी, उसके बाद ये 34 साल बाद दोस्तों नई शिक्षा नीति भारत में लाई गई। मीन दोस्तों कलर मैच नहीं कर रहा है, एक मिनट दोस्तों। भारत में लाई गई, जिसके लिए एक समिति का गठन किया गया और उसके अध्यक्ष दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर आपने अगर रीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा होगा, तो यहाँ सीटेट की तरह तो मतलब तथ्यात्मक क्वेश्चन, मतलब वहाँ पर जैसे समझ बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे यहाँ पर रीट में, यहाँ तथ्यात्मक क्वेश्चन आएंगे। जैसे तथ्यात्मक का मतलब क्या हुआ कि भाई, जैसे इसमें लिखा हुआ कि अध्यक्ष कौन है, एनईपी के अध्यक्ष कौन बने, ये है तथ्यात्मक सीधे। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि एनईपी के अध्यक्ष जो थे वो हैं के कस्तूरी रंगन। और दोस्तों इसको मतलब कब लागू हुआ, कब मंजूरी मिली, इस पे बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों 29 जुलाई 2020 को इसे केंद्र से मंजूरी मिली। 29 जुलाई 2020 को इसे केंद्र से मंजूरी मिली, जिसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। दोस्तों इससे पहले इसका नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय था। इससे पहले शिक्षा मंत्रालय था, फिर मानव संसाधन विकास मंत्रालय हुआ और अब फिर शिक्षा मंत्रालय हो गया दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। अब भैया इसके उद्देश्य की बात कर लेते हैं कि भाई इसको लाने के पीछे कारण क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका जो मेन उद्देश्य है दोस्तों, यह नीति सभी की पहुंच, गुणवत्ता व जवाबदेही दोस्तों वह होगा, व जवाबदेही जैसे मार्गदर्शी उद्देश्यों पर आधारित है। मतलब सभी की पहुंच, गुणवत्ता मतलब दोस्तों गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा है दोस्तों, उसको सभी छात्र अर्जित करें या प्राप्त करें, इसका जो मुख्य उद्देश्य है ये है। और इस पे दोस्तों जो इसके लिए जवाबदेही पद हैं, मतलब जैसे शिक्षक हैं, तो उनके द्वारा इसको कैसे संचालित किया जा रहा है, ये सब चीज़ें इसमें जुड़ी हुई हैं दोस्तों। अब इसमें और क्या है दोस्तों, मुख्य बिंदु क्या है, तो दोस्तों एक नए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया जाए। मतलब दोस्तों इसके लिए जो है नए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया जाए, इसके लिए अलग आयोग बनाया जाए, तथा प्राइवेट स्कूल की फीस में एकरूपता लाई जाए। अब एकरूपता से क्या मतलब, प्राइवेट स्कूल की फीस से, अगर अभी आप वर्तमान समय में जानते होंगे कि हर प्राइवेट कॉलेज की फीस अलग, हर क्लास की फीस अलग, और हर मतलब कॉलेज जो भी है जिसका जैसे किसी दूसरे व्यक्ति का, तो उसके अलग फीस। तो यहाँ पर एकरूपता का मतलब ये हुआ कि भाई एक मानक होना चाहिए, जो गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित होना चाहिए कि नहीं,
इस क्लास की फ़ीस इतनी होगी, इस क्लास की फ़ीस इतनी होगी, और ये पूरे देश में लागू होना चाहिए दोस्तों। तो वही बात हुई है कि दोस्तों प्राइवेट स्कूल की फ़ीस में एकरूपता लाई जाए। फिर अगला पॉइंट जिस पे जोर दिया गया है दोस्तों एनईपी में, जिस पे बात की गई है, फिर जो अगला पॉइंट है दोस्तों, उसमें बताया गया है कि भैया मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। मतलब जो शिक्षा का माध्यम है, शिक्षा को कैसे संचालित करना है, तो माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, तथा कक्षा 5 तक अनिवार्य रूप से मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। अनिवार्य का मतलब दोस्तों कंपलसरी, इसको लागू ही करना पड़ेगा दोस्तों। मतलब कक्षा 5 तक अनिवार्य रूप से मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। मतलब जो कक्षा 5 शुरुआती 1, 2, 3, 4, 5 और जो आंगनवाड़ी वाले क्लास होते हैं, इनमें आपको मातृभाषा में ही शिक्षा देना है। मातृभाषा का मतलब जैसे वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा है उस पे दोस्तों। और फिर आगे क्या हुआ है दोस्तों, तो वो वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा के लिए सकल नामांकन अनुपात 100% करने का लक्ष्य रखा जाए। मतलब दोस्तों जैसे 2025 चल रहा, मान लीजिए 24 चल रहा जैसे भी, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि 2030 तक 2030 तक दोस्तों स्कूली शिक्षा के लिए सकल नामांकन अनुपात 100% किया जाए दोस्तों। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं आगे। इसमें एक पॉइंट और दोस्तों छूट रहा है, उसको हम बता देते हैं, इसे मौखिक रूप से आप समझ लीजिएगा आप सभी। और दोस्तों ये तो मतलब जैसे जूनियर स्तर तक की बात हुई। अब भाई उच्च शिक्षा जैसे ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, यहाँ पर क्या है, तो वहाँ पर बताया गया कि भाई 2035 तक उच्च शिक्षा के लिए सकल नामांकन अनुपात 50% करने का लक्ष्य है दोस्तों। उच्च शिक्षा के लिए दोस्तों सकल नामांकन अनुपात कितना होना चाहिए, 50%। अब दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है, आएगा कि भाई 2030 तक स्कूली शिक्षा के लिए सकल नामांकन अनुपात कितना होना चाहिए, तो 100%। ऑप्शन रहे 70, 80, तो 100% है। उच्च शिक्षा के लिए फिर जैसे 50% है। कितने किस ईयर तक, तो 2035 तक। और वो मतलब जूनियर जैसे है स्तर तक, तो 2030 तक। कक्षा 12 तक, जो कक्षा 12 तक की शिक्षा की बात की वो 2030 तक 100% होना चाहिए सकल नामांकन अनुपात। और फिर कक्षा 12 के बाद मतलब उच्च शिक्षा, ये दोस्तों 50% होना चाहिए 2035 तक। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, भाई 10+2 शैक्षिक ढांचे को 5+3+3+4 53-34 बोल सकते हैं दोस्तों में परिवर्तित कर दिया जाए। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, जो पुराना शैक्षिक ढांचा था कि भाई कक्षा 10+2 या 10+2 है, इसको 5+3+3+4 में परिवर्तित कर दिया जाए। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों कि भाई 5 53 34 के 5+3+3+4 का, तो जो दोस्तों शुरुआती स्टेज है, मतलब जो 5 यहाँ पे, तो उसको दोस्तों फाउंडेशनल स्टेज बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, फाउंडेशनल स्टेज। और ये है क्या दोस्तों, तो प्रथम 3 साल पूर्व प्राथमिक, फिर उसमें पूर्व प्राथमिक दोस्तों कक्षा 1 2 आएगा। अब ये उम्र क्या होगी बालक की, 3 से 8 वर्ष के बीच में। मीन्स बताया गया दोस्तों कि यहाँ कक्षा 3 में बालक को दोस्तों भाई 5 साल की शिक्षा की बात की जा रही है, मतलब 3 से 8, तो 5 हुआ, तो दोस्तों 3 साल से जैसे 6 होगा, 3 से 6 साल में दोस्तों आंगनवाड़ी जो शिक्षा चलती है, जानते होंगे सभी, आप सभी जानते होंगे दोस्तों आंगनवाड़ी। तो वहाँ पर 3 साल की शिक्षा अर्जित करे, जैसे पहले पीजी एलकेजी यूकेजी होता था 3 साल, तो ये आंगनवाड़ी शिक्षा इसको बोला जाता है। तो वहाँ पर अर्जित करे, उसके बाद जब कक्षा 1 में आएगा तो 6 साल। मतलब अब दोस्तों क्या हुआ, भाई आप किसी भी बालक का एडमिशन मतलब 6 साल की उम्र से पहले नहीं लिया जाएगा। उसकी उम्र 6 साल होनी चाहिए दोस्तों, कक्षा 1 की उम्र। तो 6 7 8 मतलब दोस्तों, तो कक्षा 1 2 मतलब 3 से 8 वर्ष होनी चाहिए फाउंडेशनल स्टेज, और प्रथम 3 साल पूर्व प्राथमिक, फिर प्लस कक्षा 1 2। फिर दूसरा दोस्तों 3 का मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसको बोलेंगे प्रिपरेटरी स्टेज। अब ये क्या हुआ, 2 तक था। अब यहाँ को कक्षा होगी दोस्तों 3 4 5, और इसकी उम्र क्या होगी दोस्तों, 9 से 11 वर्ष, 9 10 11। फिर दोस्तों जो 3 है उसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, मिडिल स्टेज। भाई यहाँ 11, फिर 12 14 हो जाएगा। और ये क्लास क्या होगी दोस्तों, यहाँ पर कक्षा 6 7 8। फिर चौथा दोस्तों सेकेंडरी स्टेज। अब यहाँ पर दोस्तों क्या हो गया, 4 दोस्तों, 9 10 11 12 कक्षा होगी, और उम्र क्या होगी 15 से 18। तो दोस्तों यहाँ से एक चीज़ क्लियर हुआ दोस्तों, आप सभी देख पा रहे होंगे, भाई 18 वर्ष में बालक का इंटर हो रहा,
इससे पहले इंटर ना होगा ना बाद में होगा। बाद में हो सकता है तो दोस्तों उसमें प्रशिक्षण के दौरान, जैसे मान लीजिए किसी ने कक्षा 1 के पहले कोई पढ़ाई नहीं की, तो उसे डायरेक्ट कक्षा 1 में एडमिशन नहीं दिया जाएगा दोस्तों। उसे कुछ दिन प्रशिक्षण, जिसे ट्रेनिंग बोलते हैं, मतलब कुछ मूलभूत ज्ञान कराया जाएगा, तो उसके बाद कक्षा 1 में एडमिशन दिया जाएगा। डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा दोस्तों कक्षा 1 में, अगर पहले उसने आंगनबाड़ी की पढ़ाई नहीं की। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पाए होंगे कि 53-34 का मतलब क्या है। एक बार फिर ऐसे देख लेते हैं सरसरी तौर पे। 5 फाउंडेशनल स्टेज बोलेंगे भैया, कक्षा 1-2 इसमें आएगा, और प्राइमरी मतलब आंगनबाड़ी वाली पढ़ाई आएगी। फिर 3 का मतलब प्रिपरेटरी स्टेज, कक्षा 3, 4, 5 आएगा, 9 से 11 वर्ष। फिर है मिडिल स्टेज, कक्षा 6, 7, 8 आएगा, और उम्र 12 से 14 वर्ष। फिर दोस्तों चौथा है सेकेंडरी स्टेज, कक्षा 9, 10, 11, 12 आएगा, 15 से 18 वर्ष। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर बताया गया है दोस्तों कि जो स्नातक होगा 3 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया जाए। नई शिक्षा नीति में बताया गया कि भाई स्नातक जो बोला जाता है, ग्रेजुएशन जिसको दोस्तों, इसको बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया जाए, तथा हर वर्ष को महत्वता दी जाए। मतलब हर वर्ष, जैसे पहले क्या होता था भाई, 1 साल किसी ने पढ़ाई की, उसके बाद गैप कर दिया तो पूरा खराब हो जाता था। लेकिन अब ऐसे नहीं, इसमें बताया गया कि अब ऐसा नहीं है। जैसे कोई छात्र 1 साल पढ़ रहा, जैसे यहाँ पर बताया भी गया है दोस्तों, 1 वर्ष पूर्ण करने पर सर्टिफिकेट दिया जाए। मान लीजिए 1 वर्ष की किसी ने पढ़ाई की तो उसको सर्टिफिकेट दिया जाए, और कोई 2 वर्ष पूर्ण करने पर तो उसे डिप्लोमा दिया जाए। फिर 3 वर्ष पूर्ण करने पर स्नातक। फिर दोस्तों 4 वर्ष पूर्ण करने पर शोध के साथ डिग्री दी जाए। ये है दोस्तों। फिर अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, विद्यार्थियों को पसंदीदा विषय चुनने के अवसर दिए जाएं। मतलब उनकी पसंदीदा होनी चाहिए, मतलब ये तो अभी भी है हालांकि, लेकिन यहाँ पर और जोर दिया गया है कि जो वो सब्जेक्ट चाहें उसको चुन सकते हैं, जोर दबाव ना किया जाए उनके ऊपर कि ये विषय लो आप। और दोस्तों अब क्या है, अध्यापक बनने के लिए भी इसमें बात की गई है दोस्तों, कि अध्यापक बनने के लिए कक्षा 12 के बाद एक इंटीग्रेटेड कोर्स कराया जाए, जैसे दोस्तों बीएलएड होता है ये दोस्तों। क्योंकि जैसा आप सभी जानते होंगे भाई, कक्षा 6 से 8 के लिए बीएड हटा दिया गया, तो इसके लिए मतलब क्या किया जाए, तो बीएलएड जैसे है तो बीएलएड हर जगह मान्य, तो बीएलएड जो छात्र कर लेगा वो दोस्तों अध्यापक बनने के लिए योग्य हो जाएगा। उसके बाद की जो प्रोसेस है भाई, टेट सीटेट है, सुपर टेट है, इसको क्वालिफाई करना होगा। फिर दोस्तों परास्नातक के बाद बीएड 1 वर्ष का कर दिया जाए। मान लीजिए दोस्तों किसी ने परास्नातक कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, तो उसके बाद वो बीएड करना चाह रहा है, तो बीएड 1 वर्ष का कर दिया जाए दोस्तों। हालांकि बीएड दोस्तों पीरियड समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन अब यहाँ पर जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद 1 वर्ष का बीएड रखा जाएगा। और जैसे पूरी तरह से शैक्षिक क्षेत्र में है तो दोस्तों कक्षा 12 के बाद ही आपको कोर्स करना पड़ेगा शिक्षा, जैसे बीएड है दोस्तों। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर बताया गया है भाई कि एमफिल की डिग्री को समाप्त कर दिया जाए। एमफिल की डिग्री को समाप्त कर दिया जाए दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि भाई एमफिल की डिग्री को किसमें समाप्त करने की बात ही है, तो नीपी 2020 में। फिर अगला दोस्त मतलब पॉइंट है दोस्तों कि स्कूली शिक्षा व उच्च शिक्षा को इस शिक्षा से जोड़ा जाए। इस शिक्षा का मतलब क्या हुआ भैया, ऑनलाइन शिक्षा। ऑनलाइन शिक्षा मतलब दोस्तों स्कूली शिक्षा व उच्च शिक्षा को ऑनलाइन क्षेत्र या ऑनलाइन शिक्षा से जोड़ा जाए। अब दोस्तों आगे बात की गई है कि शिक्षा क्षेत्र में जीडीपी का दोस्तों, जीडीपी का 6% व्यय किया जाए। मतलब जो जीडीपी दोस्तों आ रही गवर्नमेंट के पास, उसका शिक्षा क्षेत्र में जो व्यय किया जाए या खर्च किया जाए, वो उसका 6% किया जाए। अब यहाँ पर आगे दोस्तों हैरान करने वाली बात आई है कि वर्तमान में शिक्षा पर 4.4% ही शिक्षा पर व्यय किया जा रहा है। मतलब दोस्तों 6% भी व्यय नहीं हो पा रहा शिक्षा क्षेत्र में, जबकि उसमें मतलब साफ साफ बता दिया गया है, पहले भी था दोस्तों ये जीडीपी वाला जो था सिस्टम, मतलब जीडीपी नहीं था, लेकिन 6% शिक्षा पे व्यय करना पहले भी था। लेकिन उसमें दोस्तों आप सभी देख पा रहे होंगे कि 4.4% ही शिक्षा पर व्यय किया जा रहा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को एनईपी 2020 थोड़ा बहुत क्लियर या काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होंगी दोस्तों। इसमें मोटे तौर पे क्या इसमें बताया गया है, क्या उद्देश्य है, किन चीज़ों को वर्णन है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। और मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इसका उत्तर आप चाहे तो कमेंट में दे दीजिएगा दोस्तों, कि भाई इसके अध्यक्ष कौन है, एनईपी 2020 के अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है। मैंने शुरुआत में बताया था
अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर छोड़ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को फ्रेंड्स, ग्रुप्स जो भी हो दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।